तीन गरीब नंदों की अमीर भाभी। ऐसा मत करो भाभी, हमें घर से मत निकालो। इस घर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगी? जहन्नुम में जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मगर अब तुम तीनों निखट्टू ननद के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ऐसा कहकर दीपा अपनी तीनों ननद को बाहर धक्का देते हुए उनके मुंह पर दरवाजा मार देती है। वहीं तीनों ननद चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रोते हुए कहती हैं, आज हम तीनों ननद से हमारी अमीर भाभी ने हमसे हमारे घर की छत छीन ली। क्या कुछ नहीं किया हमने भाभी को खुश रखने के लिए? आखिर क्यों दीपा ने अपनी तीनों ननद को उनके घर से निकाल दिया था? क्या उसकी तीनों ननद घमंडी थी या फिर कमी भाभी में थी? आइए देखते हैं। 6 महीने पहले विवेक अपनी तीनों बहनों श्वेता, लिली और जैस्मिन के साथ रहता था। तीनों बहनें बहुत ही छोटी थी जब विवेक के माता पिता चल बसे। ऐसे में विवेक ने दिन रात हड्डियां गलाकर सिर्फ अपनी बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनका पेट भरा, बल्कि गरीबी से उबरने के लिए खूब मेहनत से पैसे कमाकर पक्का घर बनवाया। कई साल बीत चुके हैं और अब तीनों बहनें बड़ी हो गई हैं। अरे गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बहनों। गुड मॉर्निंग भैया, अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। आज आपकी तीनों बहनों ने आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। इसके बाद चारों बहन भाई साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। तभी श्वेता कहती है, भैया कल आपके शर्ट की पॉकेट में एक फोटो देखी। भैया आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। भाभी भी ढूंढ लिया और अपनी बहनों को बताया भी नहीं। वैसे आपकी बहनें बस आपका घर बसता देखना चाहती हैं। भाभी को जल्दी से ले आओ। अपनी बहनों के चेहरे पर उभरी हुई खुशी देखने के बाद विवेक दीपा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। दीपा बहुत ही अमीर घर की बेटी थी। उसके शब्दों में हमेशा अमीरी की ऐंठ टपकती थी, इसीलिए दीपा बहुत ही डिमांडिंग भी थी। दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी दीपा सूट सलवार पहने खड़ी अपनी ननद को घूरते हुए खुद में फुसफुसाती है। अच्छा, तो यही है मेरी तीनों ननद जिन पर विवेक अपनी जान न्यौछावर करता है। कोई बात नहीं, मगर मेरा नाम भी दीपा है, दीपा। अब मैं अपनी तीनों गरीब ननद को ऐसा नाच नचाऊंगी कि मेरी ये ननद नाक पकड़ कर रोएंगी। अगली सुबह विवेक के घर से निकलने के साथ दीपा अपनी तीनों ननद पर ढेर काम थोपते हुए कहती है, जैस्मिन, लिली, श्वेता, कहाँ हो तुम तीनों? जी भाभी, आपने बुलाया? अरे वाह भाभी, आपकी ये गाउन तो आप पर बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर तो लगेगी ना, आखिर इतनी महंगी जो है। बिकॉज मेरा ये गाउन पूरे 25,000 रुपए का है। अब ऐसा एक्सपेंसिव ड्रेस तुम तीनों गरीबों की किस्मत में कहाँ। हाँ। अपनी भाभी के हाथों हुए गरीबी का मजाक बनता देखकर जैस्मिन, श्वेता और लिली की आंखें भर जाती हैं। अरे ओ मेरी ठल्ली ननद रानियों, अगर ये रोना धोना हो गया हो तो अब मेरे लिए फटाफट से कुछ डिलीशियस बनाओ। तुम्हारी भाभी को बहुत जोरों की भूख लगी है। जी भाभी। लिली जल्दी से दाल फ्राई और चावल बनाकर दीपा के पास लाती है, जिसे देखकर दीपा गुस्से की आग में लहक उठती है और सारा खाना उठाकर लिली के मुंह पर फेंक देती है। मेरा चेहरा, गर्मा गर्म खाने के भाप से लिली का चेहरा जल उठता है और वो बाथरूम की तरफ भागती है। तभी श्वेता बोलती है, ये क्या भाभी, आपने सारा खाना फेंक दिया। भला ऐसे कोई अन्न का अनादर करता है? ये ठीक नहीं। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं, ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। मैं जिस घर की बेटी हूँ वहाँ नौकर बनने की भी हैसियत नहीं है तुम तीनों की। गरीब ननद की खैर मनाओ कि तुम विवेक की बहन हो। मुझे ये गया गुजरा खाना खाने की आदत नहीं, इसलिए मेरे खाने की लिस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना बनना चाहिए। इस तरह अपनी गरीब ननद के आगे दीपा अपनी अमीरी की ऐंठ दिखाकर अपनी ननद को एक सुबह से रात तक नौकरों से बढ़कर इशारों पर नचाती है। साथ ही उन्हें खाने को अपना छोड़ा हुआ झूठा खाना दिया करती। ये क्या भाभी, आखिर हम तीनों के कामकाज में ऐसी कौन सी कमी छूट गई जो आपने हमारी ये छोड़ा खाना खाने की नौबत ला दी? क्या अब हमें 2 वक्त के खाने पर भी दूभर करेंगी आप? आखिर हमारे लिए आपके मन में इतनी खटास क्यों है? क्योंकि तुम तीनों मुझे फूटी हाँक भी नहीं सुहाती हो और अब तुम्हें ये खाना भी नसीब नहीं होगा। ऐसा कहकर अमीर घमंडी दीपा बचा हुआ खाना डस्टबिन में डालकर किचन में भी ताला लगा देती है। बहुत शौक है ना तुम्हें नुक्स निकालने का, मेरी प्यारी ननद, इसलिए अब मरो भूखी। इस तरह दीपा पूरे घर पर अपनी हुकूमत चलाती है, जिस कारण तीनों ननद को भूखा ही सोना पड़ता है। ऐसे ही हर दिन अमीर भाभी अपनी ननद पर बढ़ चढ़कर जुल्म ढाती। एक दिन जब जैस्मिन सफाई कर रही थी तो उसके हाथों से एक गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। जैसे ही दीपा उसे देखती है तो गुस्से से जैस्मिन को जोरदार थप्पड़ मारती है। तेरी आंखें हैं कि बटन, तुझे इतना बड़ा गुलदस्ता दिखाई नहीं दिया?
तुझ गरीब को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि ये गुलदस्ता कितना महंगा था। सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे ये गुलदस्ता मेरे हाथों से फिसल कर टूट गया। तो फिर ठीक है, अगर गलती तेरे हाथों से हुई है ना, तो जैसे तूने ये गुलदस्ता तोड़ा है वैसे ही मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। दीपा बड़ी ही बेरहमी के साथ जैस्मिन पर जुल्म ढाते हुए उसका हाथ मोड़ देती है। भाभी मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जैस्मिन के इतने चीखने चिल्लाने पर भी उसकी बेरहम भाभी जब उसे नहीं छोड़ती तो लिली और श्वेता उसे छुड़ाती हैं। बस भाभी बहुत सह लिया आपकी ज्यादती और जुल्म। अरे हम तीनों तो इस उम्मीद पर थी कि कभी तो आप हमें अपना लेंगी, मगर आप अपनी गरीब ननद को जूती की नोक पर नचाती रही। आप भी बाकी के उन्हीं अमीरों के जैसी निकली जो हम जैसे गरीबों को अपने पाँव की धूल समझते हैं। लिली की जुबान से सच उबरता देखकर दीपा अपनी तीनों ननद को घर से निकाल देती है। जैस्मिन, श्वेता, चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। घर का ठिकाना छूट जाने के बाद तीनों बहनें सड़क की ठोकर खाती हैं। वहीं विवेक के आने पर दीपा उसे झूठ मूठ की कहानी सुनाती है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मेरी बहनें ऐसी नहीं है। विवेक, तुम्हारे इनकार कर देने से सच तो नहीं बदल जाएगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी भोली भाली दिखने वाली ननद हमारी नाक कटाकर भाग जाएंगी। इस तरह दीपा अपनी तीनों ननद के खिलाफ विवेक के मन में नफरत के बीज बोती है। फिर एक दिन, विवेक, मैं क्या सोच रही थी कि तुम अपनी मंथली सैलरी सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कराओ ताकि हम होम लोन उठाकर इस छोटे से घर से निकल जाएं। जैसा तुम ठीक समझो दीपा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन दीपा के फोन पर एक फ्रॉड फोन आता है। हेलो मैम, रमी गेम की तरफ से आप पूरे 50 लाख की विजेता बनी हैं। आपके फोन पर एक OTP आया होगा, प्लीज उसे शेयर करिए। इतनी बड़ी रकम सुनकर दीपा लालच में अंधी होकर जैसे उन्हें OTP देती है, कुछ ही पल में उसके बैंक अकाउंट का सारा बैलेंस खत्म हो जाता है। ओह नो, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। ओह गॉड। इस तरह दीपा का एक बुरा लालच उसे उसकी अमीरी छीन लेता है। इसी बीच विवेक भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है और हालत दीपा और विवेक को सड़क पर ला खड़ा करती है। दोनों के पास एक पैसा नहीं था, वो दाने दाने पर दूभर हो जाते हैं। तभी विवेक अपनी तीनों बहनों से टकरा जाता है। विवेक भैया, भाभी, आप दोनों यहाँ? श्वेता, लिली, जैस्मिन, आखिर क्या मिला तुम्हें अपने भैया की इज्जत उछालकर? क्यों भागी घर से तुम? भैया, भाभी ने खुद हमें घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था। कई दिन भूखे प्यासे रहकर आखिर हमें कैफे में काम मिल गया। इस तरह दीपा का सच विवेक के सामने आ जाता है और दीपा शर्म से पानी पानी होकर पछताते हुए कहती है, आई एम सॉरी विवेक, लिली, जैस्मिन, श्वेता, आई एम सॉरी। मुझे जिस अमीरी पर घमंड था वो खाक हो गया, सब कुछ चला गया। दाने दाने पर आफत हो गए हैं हम। बस भाभी, हमारे होते हमारी भाभी भूखी रहे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। घर चलिए भाभी। अपनी भाभी की आंखों के भरे आंसू देखकर तीनों ननद उसे अपने घर लाती हैं और इस तरह दीपा को अपनी अमीरी खोने के बाद अपनी ननद की अहमियत का एहसास होता है, क्योंकि इंसान अमीर बड़े घर बार से नहीं बल्कि परिवार में बसने वाले अपनों के प्यार से बनता है। माँ, मेरा हाथ। समायरा, मेरा भरोसा करो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी तूने। मैंने इसे खास आज की पार्टी में पहनने के लिए खरीदा था और तूने जानबूझकर मेरे इस कपड़े पर कॉफी गिरा दी, जलोकड़ी कहीं की। समायरा बहुत ही बेरहमी से संध्या के बाल नोच नोच कर उसका सर दीवार से पटक रही है। संध्या दर्द से छटपटा रही है। वो अपनी सौतेली बहन के आगे मिन्नतें कर रही है। बावजूद इसके समायरा का सख्त दिल पिघल न सका। उसने तो जैसे उस लाचार बेचारी बहन का सर खूनम खून करने की ठानी हुई थी। अरे समायरा, अब छोड़ भी दे इसे। नहीं माँ, आज मैं इस संध्या की बच्ची की जान ले लूंगी। समायरा बेटा, ठंडे दिमाग से काम ले। अगर इस कमबख्त को मार डालेगी तो कौन करेगा इस घर का काम काज? खामखा काम धंधे का बोझ हम माँ बेटी के सर मत्थे पड़ जाएगा, फिर घिसते रहना बर्तन। समायरा एक नंबर की कामचोर थी। सिर्फ वही क्यों, संध्या की सौतेली माँ भी खुद से कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं पीती थी। आखिरकार उन्होंने संध्या की जान बख्श दी, जिसके पीछे उनका फायदा था। अरे ओ मरजानी, चल अब ये रोना धोना बंद कर और काम में लग जा। संध्या को यूं ही हर दिन अपनी बदमाश बहन की मार और सौतेली माँ की साजिश का शिकार होना पड़ता है। संध्या सारी रात फूट फूट कर रोते हुए अपने भाग्य को कोस रही थी।
हे विधि लिखने वाले विधाता, आखिर किस कलम से तूने मेरी किस्मत लिखी। मुझे जन्म देने वाली माँ ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, बाबा भी मुझे छोड़ गए और जब से होश संभाला है सौतेली माँ और बहन के जुल्म सितम सह रही हूँ। क्या ये मेरा कसूर है कि मैं इन्हें सगों से बढ़कर अपना समझती हूँ, इन पर जान न्यौछावर करती हूँ? फिर क्यों मैं इनकी नजरों में खटकती हूँ? शायद इसलिए कि हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं। संध्या खुद से सवाल किए जा रही थी जिसका कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह रघु उसके घर आता है। रघु मोनिका का मुंह बोला भाई था। वो नियत का खोटा था या जब कभी वो उनके घर आता तो अपना सारा ध्यान संध्या पर बटा रहता था। यही कारण था कि संध्या उसकी आव भगत करने से कतराती थी। संध्या, अरे ओ मरजानी, कहाँ चल दी मटक मटक के? वो माँ आटा खत्म हो गया, बस चक्की पर गेहूं पीसने के लिए देने जा रही थी। अरे गोली मार गेहूं को, मेरा भाई रघु आया है, जाकर बढ़िया सी चाय बना कर ला। जी माँ। संध्या रघु के रवैये के बारे में अपनी माँ से कहना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। कुछ देर बाद, ये लीजिए मामा जी चाय। अरे संध्या, कितनी बार कहा है तुझे मुझे मामा मत बुलाया कर। तुझसे उम्र में ज्यादा बड़ा थोड़ी हूँ मैं, क्यों जीजी? अरे और नहीं तो क्या, चल अच्छे से खातिरदारी कर मेरे भाई की, मैं आती हूँ। माँ आप कहाँ जा रही है? मोनिका वहां से चली जाती है और रघु संध्या के साथ बदतमीजी पर उतारू हो जाता है। अरे अब ये नखरे वखरे छोड़ दे मेरी मिश्री मलाई, अब तो तेरी सौतेली माँ भी चली गई है, अब तो ये लाज का घूंघट खोल दे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब ये दोनों माँ बेटी तुझे सारा दिन नौकरों की तरह अपने इशारे पर नचाती हैं। नीच कमीने, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, वरना शोर मचा मचा कर गाँव मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगी। अपनी इज्जत की हिफाजत में संध्या रघु को जोर से धक्का मारकर खुद को भीतर से कमरे में बंद कर देती है। रघु के जाने के बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ और बहन सोफे पर बैठे हुए मजे से मेवे मखाने खा रही थी। ओए होए, ये स्वादिष्ट मेवे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ माँ, इस बार रघु मामा के खेत के मेवे मखाने बहुत ही ज्यादा मीठे हैं। इसे खाकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। माँ, आपने मेरे साथ ऐसा किया? अरे नाश पीटी निखट्टू, मैंने किया क्या है? दाना पानी लेकर मुझ पर चढ़े जा रही है। माँ, जानबूझकर मुझे उस नीच रघु के सामने छोड़कर चली गई, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। क्या अगर कल को समायरा के साथ ऐसा होता तो भी क्या आप आंखें मोड़ लेती? संध्या की खरी फटकार सुनकर मोनिका का खून खौल उठता है और वो संध्या का गला दबाने लगती है। हरामजादी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए ऐसा बोलने की? आज मैं तेरा गला घोट दूंगी। माँ छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। संध्या अपना गला छुड़ाने के लिए मोनिका को खुद से दूर करती है। तभी मोनिका जमीन पर गिर जाती है और दोनों सौतेली माँ बेटी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। तूने मेरी माँ को धक्का मारा, आज तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। गुस्से से बिलबिलाती बदमाश बहन दीवार पर टंगे चाबुक से संध्या को बहुत मारती है, जिससे संध्या के हाथ पांव छिल जाते हैं। आह माँ, समायरा छोड़ो मुझे धक्का दिया था ना, अब देख मैं तेरे इस घाव को कैसे नासूर में बदलती हूँ। पत्थर दिल मोनिका मुट्ठी में नमक भरकर उसके घाव पर मल देती है, जिससे संध्या दर्द में चीख पड़ती है। माँ बचाओ, माँ मुझे दर्द हो रहा है, कोई तो बचाओ। माँ देखो तो मेरी सौतेली बहन कैसी तालाब की मछली की तरह छटपटा रही है। इसे तड़पता देखकर कितनी ठंडक पड़ रही है मेरे दिल को। अले ले चिंता मत कर, ये नमक मलहम के जैसे काम करेगा। बहुत शौक है ना तुझे छुरी कांटे की तरह जुबान लड़ाने की। अब आज रात तुझे इसी दर्द बाधा में सारी रात चौखट के बाहर ना सड़ाया तो मैं भी तेरी सौतेली माँ नहीं। संध्या को अधमरी हालत में करने के बाद जब उन सौतेली माँ और बदमाश बहन का मन नहीं भरा तो उन्होंने उसे घाव में घसीट कर घर से बाहर फेंक दिया। दिन भर की भूखी प्यासी संध्या रात भर दरवाजा खटखटाती रही। माँ दरवाजा खोलो माँ, हे भगवान, बस अब और नहीं, इस नरक जैसी जिंदगी से अच्छा मुझे इस मिट्टी में मिला दे। संध्या सारी रात दर्द में कराहती। इसके आजू बाजू भिनभिनाते मच्छर और मक्खियां उसके घाव को खाए जा रहे थे, मगर सख्त दिल सौतेली माँ और बहन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो जस की तस सोई रही। अगली सुबह बस बहुत हो गया। अब इस घुटन भरे घर में रहने से अच्छा मेरा यहाँ से चले जाना है। संध्या ने अपने टूटे मन के टुकड़ों को जैसे तैसे समेटा और घर छोड़कर जाने का मन बना लिया। अगली सुबह मोनिका और समायरा उसे खोजने लगी। समायरा, ये मरजानी मिली क्या? नहीं माँ, सारा घर छान मार लिया मगर वो कहीं नहीं मिली। अगर रघु को संध्या के घर से भाग जाने की भनक भी पड़ गई तो वो राक्षस पता नहीं हमारा क्या हश्र करेगा। मोनिका ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर खड़ा रघु सब सुन लेता है। अरे रघु मामा, आप? बंद करे मक्खनबाजी। तुम दोनों झक मार रही थी क्या जब वो भाग गई? मैंने सिर्फ संध्या को पाने की चाहत में तुम दोनों माँ बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करने में नोट खर्चे हैं। अब तुम नहीं बचोगी। मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। आया समझ में? नहीं नहीं रघु भाई, ऐसा मत करना। मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी। हमें जीने दो। रघु उनकी एक नहीं सुनता और दोनों को रस्सी में बांधकर घर के कोने कोने में पेट्रोल छिड़क कर आग जलाकर चला जाता है। वहीं संध्या का मन अपनी माँ और बहन के लिए बेचैन हो उठता है। ऐसा लग रहा है माँ और समायरा किसी खतरे में है। मुझे घर जाना होगा। संध्या भागती हुई घर आती है जहाँ उसका घर धू धू करके जल रहा होता है और भीतर से उठते धुएं को चीरती हुई एक चीख उसके कान में पड़ती है। बचाओ बचाओ, कोई है? ये तो माँ की आवाज है। माँ, समायरा, चिंता मत करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। संध्या बड़ी ताकत के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। समय रहते वो अपनी सौतेली माँ और बहन को बचाकर बाहर ले आती है। मौत को इतने करीब से देखकर मोनिका और समायरा का संध्या पर ढाई जुल्म सितम की तकलीफ से पाला पड़ता है। जब अक्सर वो उस बेचारी को मार मार कर अधमरा कर देती थी, दोनों उसके पाँव में गिर जाती है। संध्या, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने माँ शब्द का गला घोट दिया। मैं माँ कहलाने के काबिल नहीं। मैंने भी तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कांटे बोए। अपनी इस बदमाश बहन को माफ कर दो। खून का रिश्ता ना होने पर भी आज तुमने हमें खाक में मिलने से बचाया है। माँ, आपका आंचल हमेशा मेरे सर की छत थी और रहेगी। और समायरा, मैं तुम्हें सगी बहन से बढ़कर समझती हूँ। आखिरकार संध्या का भला स्वभाव मोनिका और समायरा के सौतेलेपन पर भारी पड़ गया था। उनके बीच के रिश्ते की सुनहरी शुरुआत हो गई थी।